तो लड़के इसमें जुड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौधरी जॉब मंत्रा के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे इकोनॉमी के बारे में। तो जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और हम लोग आज शुरू करेंगे इकोनॉमी की थ्योरी को, और उसमें टॉपिक वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाइए आज हम लोग, ठीक है। वास्तव में हम लोग का सिलेबस किसी भी एग्जाम के लिए इंडियन इकोनॉमी होता है, किसी भी एग्जाम के लिए। लेकिन थोड़ा सा बेसिक जानना पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए थोड़ा बेसिक जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र क्या होता है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र वास्तव में देखा जाए तो यह उत्पादन का शास्त्र होता है, उत्पादन का शास्त्र होता है। अर्थशास्त्र वास्तव में देखा जाए तो क्या है, उत्पादन का शास्त्र होता है। अर्थात इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों का, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है ना। अर्थशास्त्र क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको यही बताना है एक लाइन में, उत्पादन का शास्त्र होता है। किस तरह की वो चीजों का उत्पादन हम करेंगे, वस्तुओं एवं सेवाओं का। वस्तुओं का तात्पर्य यहां पे क्या है, कोई भी गुड्स, जो भौतिक चीजें हैं, चाहे आप चावल, दाल, ये सब क्या वस्तुएं हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज है, वस्तुएं हैं। या आप चेयर निर्माण करते हैं, कुर्सी निर्माण करते हैं, पंखा बनाते हैं, सब वस्तुएं हैं, ठीक है। सेवाओं का तात्पर्य जो हम सर्विस देते हैं, नौकरी है आपका, इस सेवा के अंतर्गत आता है। डॉक्टर, वकील, ये सब किस में आते हैं, ये सभी सर्विस, सेवाओं के संबंधित जो भी काम करते हैं वो सेवा देते हैं, तो उनका उत्पादन मूल्य कुछ होना चाहिए ना। तो इन्हीं से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है, इसी का अध्ययन करना अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र की जनक की बात किया जाए तो कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ है, पूछा जाता है। एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन इसकी पुस्तक है, वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन की पुस्तक है, पूछा जाता है एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम क्या है, तो आपको जानना चाहिए वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और कई जगह पे एक नया जो डिफिनीशन आता है अर्थशास्त्र क्या होता है, तो एक और डिफिनीशन है अर्थशास्त्र की, जैकब बाइनरी का। जैकब बाइनरी ने, जैकब बाइनरी ने क्या कहा, बड़ा सिंपल कहा कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। जैकब बाइनरी ने क्या कहा कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र वही है
जो अर्थशास्त्री करते हैं, जो अर्थशास्त्री करते हैं, जो अर्थशास्त्री करते हैं वही अर्थशास्त्र है। तो क्या करते हैं अर्थशास्त्री? क्या करते हैं? यानी जो भी ये काम करते हैं, जैसे क्या करते हैं, ये मौद्रिक नीति बनाते हैं, मौद्रिक नीति बनाते हैं। ये क्या करते हैं? किसी देश के संदर्भ में राजकोषीय फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति बनाते हैं। किसी देश के संदर्भ में नियोजन बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन नीति बनाते हैं। तो अर्थशास्त्री जो भी ये काम करते हैं, मौद्रिक नीति बनाना, राजकोषीय नीति बनाना, नियोजन नीति बनाए, इन सबको जैकब वाइनरी ने क्या कहा? अर्थशास्त्र कहा। ठीक नई बात के बताई इन्होंने कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। क्या करते हैं भाई? तो अर्थशास्त्री किसी देश के संदर्भ में मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं, किसी देश के संदर्भ में फिजिकल पॉलिसी बनाते हैं, किसी देश के संदर्भ में प्लानिंग पॉलिसी बनाते हैं। तो जितने भी ये सब चीजें कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है, इन सबको अर्थशास्त्र जैकब वाइनरी कहते हैं। क्लियर यहां तक? अब आपको समझना है कि जो हमने बताया कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, ध्यान समझना है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, तो अर्थव्यवस्था की अगर हम बात किया जाए तो यह अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। यानी इसका मतलब यह है कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो मानव के लिए जो भी भौतिक आवश्यकताएं हैं, भौतिक जो आवश्यकताएं हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, उनको पूर्ति करने वाले कौन कौन से सिस्टम हैं। तो अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है क्या? अर्थव्यवस्था। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें वास्तव में देखा जाए तो कोई एक समाज है, ध्यान दीजिएगा, एक समाज है, और एक साइड हम ले लेते हैं अर्थशास्त्र। ध्यान समझिएगा, अर्थशास्त्र में क्या है? सैद्धांतिक बातें हैं, और ये सैद्धांतिक जो बातें हैं वो किसके लिए करेंगे? समाज के लिए। समाज का मतलब मानव के लिए। तो जब उसके लिए हम जो भी आर्थिक सिद्धांतों का हम क्रियान्वयन करते हैं, वही क्या होता है? अर्थव्यवस्था होता है। यानी अगर आपको एकदम सिंपल बताना होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो आप बताइएगा अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें किसी समाज के आर्थिक उन्नति के लिए, जिसमें किसी समाज के विकास के लिए जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, अर्थशास्त्र की नीतियां हैं, उनका अगर हम प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। इसका मतलब अगर किसी पिछड़े देश का समाज है तो उसके लिए कौन कौन सी आर्थिक नीतियां जरूरत है, वो अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये समाज जैसा होगा वैसी नीतियों का प्रयोग जो करना, वही क्या है? अर्थव्यवस्था है। भारत एक विकासशील देश है, तो भारत के विकासशील देश के लिए अर्थशास्त्र के कौन कौन सिद्धांतों का प्रयोग करना होगा, यह अर्थव्यवस्था है। तो भारत है, चाइना है, अमेरिका है, वहां का समाज कैसा है, वहां के समाज को ध्यान में रखकर हम अर्थशास्त्र की नीतियों, आर्थिक गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। जिस देश का समाज पूंजीवादी समाज है, वहां पे हम क्या करेंगे? हम अर्थशास्त्र की किन नीतियों का प्रयोग करेंगे? तो अर्थशास्त्र की हम उन नीतियों का प्रयोग करेंगे जहां पर विकास की धारा निकल सके। वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी का ज्यादा प्रयोग करेंगे, वहां उत्पादन के हर क्षेत्र में निजी क्षेत्रों का प्रयोग करेंगे। तो एक
अंतर अगर आपको पूछा तो डायग्रामेटिक अंतर आप समझ लीजिए, जैसा समाज वैसा अर्थशास्त्र की नीतियों का प्रयोग करेंगे, वही है अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। अब इस अर्थव्यवस्था की अगर वर्गीकरण की बात किया जाए, अब यहां से सवाल आपका बनना शुरू होगा। अब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे, अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अब यहां से आपके सवाल बनने शुरू हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम 3 आधारों पे करेंगे। कितने आधारों पे? 3 आधारों पे। एक है नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। दूसरा हम करेंगे विकास के आधार पर, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर। और तीसरा हम करेंगे वह है आयात निर्यात के आधार पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के आधार पर। ये 3 आधार पे बांटे गए हैं और 3 आधार पे बांटा गया है, जिसमें निम्नलिखित है। नियंत्रण का आधार पे 3 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पे भी 3 है, अल्प विकसित, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। और आयात निर्यात के आधार पे 2 हैं, खुली अर्थव्यवस्था जिसको बोले ओपन इकोनॉमी, और बंद अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है। तो आपको इन्हीं को समझना है, यहां से सवाल आता जाता रहता है, यहां से सवाल आने की संभावना रहती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि पूंजीवादी क्या है, समाजवादी क्या है। यहां हल्का सा डिस्कशन कर देते हैं, फिर समझते हैं। देखिए, यहां पे नियंत्रण का आधार का मतलब यह है कि संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यह होता है कि संसाधनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो निजी सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का, निजी क्षेत्र का, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का ना होकर वहां के पूंजीपतियों का होता है, अर्थात संसाधनों पर नियंत्रण निजी क्षेत्रों का होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्त करना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी करते हैं। इसके लिए तमाम समर्थक हैं। एडम स्मिथ खुद पूंजीवादी के समर्थक हैं। आगे आपने नाम सुना होगा डेविड रिकार्डो, ये पूंजीवादी के समर्थक हैं। एडम स्मिथ की आपने देखा वेल्थ ऑफ नेशन सीधे लिखे ही हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन का मतलब यह हो गया कि पूंजीवाद के समर्थक है। ठीक है। रिकार्डो की बात किया जाए, ये भी पूंजीवादी के समर्थक हैं। इनकी पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी रिकार्डो की पुस्तक है। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये आया हुआ है इकोनॉमी
द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, बहुत चर्चा में रहता है, पुस्तक आया हुआ इनकी है, एंड टैक्सेशन की बात करते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन आगे लिखाएंगे, हल्का चर्चा कर लिए तो समझ गए पूंजीवादी किसे कहेंगे। सिंपल सी बात, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण, देश के संसाधनों पर नियंत्रण वहां के पूंजीपतियों का होता है, पूंजीपतियों का होता है, उसी कहते हैं पूंजीवादी। समर्थक में रिकार्डो है, कार्लर है, एडम स्मिथ है, तमाम ऐसे लोग हैं इसके समर्थक। मैं लिखवाऊंगा एक एक करके। फिर आते हैं समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। देश के संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य होता है ज्यादातर ज्यादा कल्याण करना होता। इसके समर्थक की अगर बात किया जाए तो आपने जानते हैं कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स हैं इसके प्रबल समर्थक है। कार्ल मार्क्स, इन्होंने दास कैपिटल भी इन्होंने लिखा। कार्ल मार्क्स ने, आपने सुना होगा द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन्होंने लिखा है। तो ये है समाजवादी। जैसे इसका देखा जाए तो इसका जो चाइना है, रूस है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों पर नियंत्रण, ध्यान देने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण, संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का भी हो और निजी क्षेत्र का भी हो, दोनों लोगों का होता है संसाधनों पर नियंत्रण। तो उसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था में उद्देश्य दोनों होता है, लाभ कमाना और कल्याण करना। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे? किन्स महोदय हैं। किन्स महोदय इसके समर्थक हैं। ठीक है ना। भारत इसी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया है। अब आते हैं विकास के आधार पे, तो एक एक करके लोग डिस्कशन करते हैं। आइए चलिए, तो कोई पूछे आपसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो सीधी सी बात यह है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये है दो चीज। इसमें संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? पूंजीपतियों का। किसका होगा? पूंजीपतियों का या निजी क्षेत्र का होगा, प्राइवेट सेक्टर का। और दूसरा क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या उद्देश्य है? लाभ कमाना। ये ध्यान में बैठा लेना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है कि संसाधनों पर नियंत्रण जो होगा वो किसका होगा? पूंजीपतियों का होगा। और उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। अगर देखा जाए समर्थक की बात, तो समर्थक कौन कौन है इसका है इस अर्थव्यवस्था के? तो इस व्यवस्था समर्थक में आ जाएंगे एडम स्मिथ, पूरा नोट कर लीजिए, सब सवाल आते हैं। डेविड रिकार्डो है, ये सब पूंजीपतियों के समर्थक हैं। कार्लर है, ये सभी लोग क्या है? समर्थक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। इन सभी की पुस्तक हमने बताया, एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशन, डेविड रिकार्डो को हम बताएं द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन। ठीक है, ये सब है, सब ये लोग समर्थक किसके हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। कार्लर की एक पुस्तक है स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
स्ट्रेटजिक फैक्टर, स्ट्रेटजिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये काल्डार की है रचना। ठीक है, तो ये पूछे जाते हैं कई बार ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठाना है। तो पूंजीवादी क्लियर है। अगर इसका उदाहरण देखा जाए देशों के संदर्भ में, आज के संदर्भ में, तो आप देखिएगा अमेरिका है, यूएसए है। ये क्या है? यूएसए पूंजीवादी देश का समर्थक, पूंजीवादी देश है। ठीक है ना। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्री है वो क्या है? उदाहरण के रूप में यूएसए आपको मिलेगा, कनाडा मिलेगा। ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो क्लियर हो गया मामला। पहला कोई भी पूछे आपसे पूंजीवादी क्या है, आप बता लोगे। चलिए, तो अब आते हैं दूसरा है पूंजीवादी के बाद है हमारा समाजवादी। अर्थव्यवस्था। अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात की तो वही दो स्टाइल में हम लोग लिखेंगे। दो स्टाइल में संसाधनों पर नियंत्रण, अगर संसाधनों पर नियंत्रण की बात किया जाए, किसका होगा? सरकार का होगा, सरकार का। संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होता है। ठीक है, और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य कल्याण। उद्देश्य होता है जनता का कल्याण करना। संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का होगा, उद्देश्य होता है कल्याण करना। अगर कोई पूछे कि समाजवादी के समर्थक कौन थे, प्रबल समर्थक, तो समर्थक हैं कार्ल मार्क्स। इनकी तमाम रचना है, जैसे आपने दास कैपिटल खूब पूछा गया है। दास कैपिटल इनकी पुस्तक है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये भी पूछा गया है। ये सब इनकी रचना है, पूछा जाता। आजकल किताब खूब पूछ दे रहा है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये इनकी किताब है। ये दोनों किताब पूछी जाती है, याद रखिएगा, मिलाने को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था के बाद जो तीसरा है वो हम लोग देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियत यही चीज, संसाधनों पर नियंत्रण किसका होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नियंत्रण किसका होगा? तो संसाधनों पर नियंत्रण, ध्यान देने वाली बात है, संसाधनों पर नियंत्रण सरकार का भी होगा और निजी क्षेत्रों का भी होता है। सरकार और निजी क्षेत्रों दोनों का होता है संसाधनों पर नियंत्रण। महत्वपूर्ण बात है, दोनों का होगा, याद रखने वाली बात है। और उद्देश्य क्या होता है? लाभ प्लस कल्याण, यानी लाभ के साथ साथ कल्याण भी करना होता है जनता का। ठीक है ना। इसके समर्थक की बात किया जाए तो किल्स महोदय हैं। किल्स महोदय जिन्होंने, इनकी रचना ना वही रोजगार का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का
समान सिद्धांत, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, रोजगार का सामान्य सिद्धांत। ये सारे आजकल पर विभिन्न परीक्षाओं में ये किताब भी आजकल पूछ देता है, इसलिए एकदम बेसिक से अगर आपको तैयार रहेगा तो ये क्लियर होगा। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो जनरल थ्योरी चलिए, तो किसकी पुस्तक है? रोजगार का सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये हो गया। भारत ने किसको अपनाया है? तो भारत ने इसी अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया है। और भारत ने इस अर्थव्यवस्था के मॉडल को कब अपनाया? तो 1948 की औद्योगिक नीति के दौरान, औद्योगिक नीति के दौरान ही इस मॉडल को भारत ने अपनाया है। इसके प्रबल समर्थक कौन है? कीन्स महोदय, जिन्होंने रोजगार का सामान्य सिद्धांत दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा सन 3 आधार पर वर्गीकरण हो गया। अब विकास के आधार पर देखते हैं। विकास के आधार पर आइए विकास के आधार पर बांटते हैं। तो पहला हमने बोला अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश की पहचान क्या होगी? देखिए, हमारे पास 3 तरह के संसाधन होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और कैपिटल, जिसको हम कहेंगे हिंदी में प्राकृतिक, मानवीय और कैपिटल को बोलते हैं पूंजीगत संसाधन। पूंजीगत संसाधन 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। तो जिस भी देश के पास नेचुरल संसाधन तो होते हो, लेकिन न ह्यूमन संसाधन है, न कैपिटल संसाधन है, न ही उनके पास मानव तकनीकी वाला है, न ही पूंजी है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसे देश जिसके पास प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन उन संसाधन का दोहन करने वाला मानवीय संसाधन नहीं है, और न ही उनके पास उतना पैसा है कि वो तकनीकी ला सके। जैसे आप देखते हैं मध्य अफ्रीकी गणराज्य, अफ्रीका के तमाम जो पिछड़े जो देश होते हैं वो अल्प विकसित कंट्री के अंतर्गत या आते हैं। क्लियर है? इसी को थोड़ा सा बदल दिया जाए कॉन्सेप्ट को, तो ये बदल जाएगा आपका क्या? ऐसे, जैसे जिस देश के बाद प्राकृतिक संसाधन भी है और मानवीय संसाधन भी है, दोनों है, लेकिन पूंजीगत नहीं है, तो ऐसे देश को हम कहते हैं विकासशील देश। क्या बोलते हैं? विकासशील देश कहते हैं, विकासशील देश कहते हैं, जिनके पास प्राकृतिक भी है, मानवीय भी है, लेकिन पूंजीगत संसाधन नहीं है। जैसे भारत के पास प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन भी है, लेकिन भारत के पास पूंजी का अभाव है। तो भारत जैसे तमाम जो देश हैं वो किस में आते हैं? विकासशील देशों की कैटेगरी में। तो अगर आपको कहेगा कि भारत किस में आएगा, तो विकासशील देशों में आएगा। और इसी में थोड़ा सा और बदलाव कर दिया जाए, इसमें थोड़ा सा और बदलाव कर दिया जाए कि जिस देश के पास प्राकृतिक संसाधन भी है, मानवीय संसाधन भी है और पूंजीगत संसाधन भी है, तीनों प्रकार के संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है, ह्यूमन रिसोर्सेज भी है और कैपिटल रिसोर्सेज भी है, और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है विकास करने की भी, तो ऐसे देशों को हम लोग कहते हैं विकसित देश।
विकसित देश। ऐसे देशों को हम लोग विकसित देश कहते हैं, जिसमें आपका अमेरिका हो जाएगा विकसित देश में, ठीक है, जापान हो जाएगा, अमेरिका जापान ये सब क्या है, विकसित देश की कैटेगरी में आते हैं। तो विकास के आधार पर तीनों तरह की अर्थव्यवस्था को समझ गए। जिसके पास केवल नेचुरल हो, ह्यूमन कैपिटल ना हो, उसे अल्प विकसित। जिसके पास नेचुरल भी हो, ह्यूमन भी हो, लेकिन कैपिटल ना हो, विकासशील। और जिसके पास नेचुरल भी हो, ह्यूमन भी हो, लेकिन कैपिटल भी हो और आगे विकास करने की दृढ़ इच्छा शक्ति भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे विकसित देश की कैटेगरी में, विकसित देश या विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहते हैं। क्लियर हो गया विकास के आधार पे? वेरी गुड। अब हम लोग देखेंगे आगे, हमने बताया आयात और निर्यात के आधार पर, आयात और निर्यात के आधार पर। तो इसमें दो प्रकार की अर्थव्यवस्था ने बताया है, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट? आइए इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि जिस देश में आयात और निर्यात दोनों आर्थिक गतिविधियां होती हों, यानी कोई देश किसी देश के साथ आयात और निर्यात जैसी आर्थिक गतिविधियों को करता है, तो उसी को, यानी दोनों एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता हो, उसी को हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आजकल देखिए दुनिया के तमाम देश क्या है, एक दूसरे के साथ आयात निर्यात करते रहते हैं, तो खुली अर्थव्यवस्था लगभग सभी देश होते, कुछ गिने देशों को छोड़कर लगभग सभी की इकोनॉमी खुली हुई है। और बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात और निर्यात दोनों क्या है, नहीं होता, किसी देश के साथ आयात निर्यात नहीं करते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद इकोनॉमी कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, आप देखिए उत्तर कोरिया जो है बंद इकोनॉमी का उदाहरण है, ठीक है, वो ऑफिशियली इस तरह का कुछ करता नहीं है, इससे इसको बात को समझना होगा, ठीक है। चलिए, तो अर्थव्यवस्था का एक तरह से वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया, और इसमें एक चीज हमने क्लियर किया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, ठीक है, बाइलिंगुअल करवा दीजिए, ओके, चलिए, ठीक है, ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी समझ रहे हैं आप लोग, ओपन और क्लोज्ड। चलिए, अब बाइलिंगुअल रहेगा। तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आधार पर डिवीजन किया जाए, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आधार पे, तो दो प्रकार का, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी की खासियत क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट क्या होगा, वहां पे होता रहेगा। यहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होगा, नहीं होगा। कौन सा इसका एग्जाम्पल होगा, नॉर्थ कोरिया। और खुली या ओपन इकोनॉमी के मैक्सिमम जितने भी देश हैं वो सब इसके अंतर्गत आते रहते हैं, ठीक है, लिख दीजिए, ओके। चलिए, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग। ये तो हो गया इकोनॉमी का डिवीजन, क्लियर है। यहां से सवाल आता है, पुस्तकें आपको क्लियर हो गई होगी, ये सब एग्जाम में आया हुआ है। एक बार आया था कि किसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों नहीं होता हो, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो व्यवस्था का हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेक्टर, यानी अर्थव्यवस्था
कि क्षेत्र देखेंगे, किसी भी देश के इकोनॉमी के कौन कौन से प्रमुख सेक्टर होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हम लोग देखेंगे, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या होते हैं। तो 3 क्षेत्र होते हैं। 3 क्या क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर, इसको हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको लोग बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा टर्शियरी को लोग बोलते हैं तृतीयक क्षेत्र। ये 3 तरह के सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं, सेकेंडरी में कौन कौन से एक्टिविटीज होते हैं इकोनॉमी, और टर्शरी में क्या क्या होता है। ध्यान से समझ लीजिए, इस पे सवाल खूब आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए, प्राइमरी सेक्टर में, तो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज होती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित। तो जो कृषि से संबंधित आर्थिक गतिविधियां, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जैसे आपका पशुपालन कहा जाए, ठीक है, या माइनिंग जो खनन करते हो, सब भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है। किसी भी तरह का अगर देखा जाए तो फिशरीज कर दिया जाए, मत्स्य पालन, सब इसमें आता है। यानी इसमें हम देखें तो कृषि से संबंधित, कोई कहे कि भाई हस्बेंड्री, पशुपालन, मत्स्य पालन, फिशरी, ये सब किस में आएगा? सब इसी में आएगा। तो कृषि, माइनिंग, खनन भी इसमें आता है, खनन में कन्फ्यूजन मत हुई, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। इस समय कोई बताएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था में प्राइमरी सेक्टर का 2026 में प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है, जीडीपी के कितना % प्राइमरी सेक्टर का योगदान है? तो याद रखिएगा 2026 में जीडीपी का लगभग 15.2% क्या है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। डेटा याद 2026 का है, 15.2% क्या है, प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। इस बार याद रखना है 2026 का। चलिए, सेकेंडरी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग, समझते ना, बिल्डिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और विनिर्माण की गतिविधियां, निर्माण और विनिर्माण, निर्माण एवं विनिर्माण, बिल्डिंग्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग की जो गतिविधियां होती हैं, बिल्डिंग और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। इस समय की अगर जीडीपी में पूछा जाए कि सेकेंडरी सेक्टर का कितना योगदान है भारत की जीडीपी में, तो ये याद रखिएगा, एकदम डेट करके हम बता दे रहे हैं, 24.3% का है योगदान। ये पूछा जाता है कई बार, याद रखिएगा, सवाल पूछ देगा। और एग्रीकल्चर का कितना योगदान है? 15.2%। अब आता है टर्सरी क्षेत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाए तो जितने प्रकार की सर्विसेज हैं, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कोच कर रहा हूं, कोचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, ये सब किस में आते हैं? तो जिससे ट्रांसपोर्ट है, यातायात है, परिवहन है, संचार है, कम्युनिकेशन है, बीमा है, बैंकिंग है, जो कुछ आप देख रहे हो,
ये सब किस में आता है? टर्सरी क्षेत्र में आता है। इसमें हम कहें बीमा, बैंकिंग, बीमा है, बैंकिंग है, यातायात है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन यातायात है, कोई आप सर्विस कर रहे हैं, ये सब होटल, जितने भी तरह की सर्विस दे रहे हैं वो सभी किस में आते हैं? टर्सरी सेक्टर में आते हैं। और वर्तमान में इसका योगदान कितना है हमारे जीडीपी में? 51.1%। 51.1%। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? बोलिए, एकदम याद करते थे, एकदम सरल, एकदम सरल लैंग्वेज में आप इसको समझ रहे हैं। तो कोई पूछेगा कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के सेक्टर कितने होते हैं? तो 3 है। कई जगह पे आपने देखा होगा 4 सेक्टर बनाए गए हैं, 5 सेक्टर भी बताए गए हैं। वो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि कई जगह पे जो अंतरिक्ष है, अनुसंधान है, सब 4th सेक्टर में आते हैं। लेकिन आपको अपने इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसमें 3 क्षेत्र ही अभी मान्य है, ठीक है ना। बाकी कहने को लोग कहते हैं कि 4 सेक्टर हो गए हैं, वो अर्थव्यवस्था के नहीं है, ठीक। तो आपको 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग से रिलेटेड जो काम होते हैं। टर्सरी में सर्विसेज से संबंधित जो भी इकोनॉमिक गतिविधियां होती हैं वो सब इसमें शामिल है। तो आपने देखा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के स्वरूप, मॉडल को देख लिया ना। अब हम लोग अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो आज का जो पहला परिचय था जिसमें हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन की आधार क्या है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या है। इतनी जानकारी होनी चाहिए जब भी आपको अर्थव्यवस्था पढ़ना हो। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपने देश की इकोनॉमी के बारे में। अब ये सब चीजें जब क्लियर हो जाएगी तब हम पढ़ेंगे भारत की अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था का स्वरूप यानी मॉडल, स्वरूप एवं विशेषताएं, एवं विशेषताएं। अब आपको अपने इंडियन इकोनॉमी के स्वरूप और विशेषताओं को समझना होगा, ठीक है ना। अब इसी के आधार पर जो तमाम प्रश्न आते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जैसे क्या क्या, कोई पूछे कि इंडियन इकोनॉमी का जो मॉडल है, इंडियन इकोनॉमी का मॉडल है, कौन सा मॉडल है, किस मॉडल को अपनाया गया है, कहे कि कौन सा इसका नेचर है, ये पूछा जाएगा। क्या क्या इसकी खासियत है। जैसे मैं मॉडल पूछ दूं तो कौन सा मॉडल है? मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, मिश्रित मॉडल को अपनाया गया है ना, ठीक है। नेचर कैसा है तो आप बोलेंगे क्या? अंडर डेवलपिंग, विकासशील, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो इसकी विशेषताएं हैं, इस विशेषताओं पे हम आपको कल चर्चा करेंगे। आपके लिए मैं कुछ काम दे देता हूं जिसपे आप काम कीजिएगा। सवाल जैसे क्या कि भारत की इकोनॉमी का आकार कितना है? पहली विशेषता, भारत की इकोनॉमी का आकार क्या है, कितना ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, कल हम इसी पर डिस्कशन करेंगे। क्या लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई इकोनॉमी कि 3 पॉइंट समथिंग है, इसको देखेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य रखा गया था वो क्या पूरा होने वाला है, या इस लक्ष्य को हमने और आगे बढ़ा दिया, जिसको 2025 में प्राप्त करना था, फिर 26 किया गया, फिर अब क्या कर दिया गया है। क्या भारत की इकोनॉमी का जो स्थिति है वर्ल्ड लेवल पे, पहले हम लोग कहते थे कि हमारी जो इकोनॉमी है विश्व की 4थी बड़ी हो गई है, क्या अभी भी 4थी बड़ी इकोनॉमी है कि इसमें कुछ गिरावट आई है? क्या जो हमारी मुद्रा की वैल्यू गिर रही है, क्या इससे हमारी इकोनॉमी पे भी स्थिति पड़ा है? तो क्या 4थी है कि 6वीं हो गई है, ये भी देखना है। आगे हम लोग देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के बारे में
एक कॉन्सेप्ट आता है कि परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर देखा जाए तो क्या हमारी इसके आधार पर इकोनॉमी और जीडीपी के आकार के आधार पर भारतीय इकोनॉमी की स्थिति में अंतर है क्या? तो बिल्कुल अंतर देखने को मिलेगा। इसमें देखने को मिलेगा कि हम तीसरे पे हैं, इसमें देखने को मिलेगा हम छठवें पे हो गए हैं। ये सब क्या है इसको समझेंगे। फिर इंडियन इकोनॉमी में हमारे क्या अभी भी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, पिछड़ेपन का प्रतीक है, क्या ये बात सच है? तो जब ये है तो फिर हमारे जीडीपी में, हमारे देश की जो जीडीपी है उसमें देखा जाए तो 3 सेक्टर है, जिसमें सबसे ज्यादा 51.1% हमने अभी बताया कि इसका है, 15.3% आपने देखा कि उसका है, 2% और 24.3% हमने बताया आपका किसका है, सेकेंडरी का है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये है ना। तो इतना योगदान हो रहा तो क्या ये किसका लक्षण है? क्या हमारी इकोनॉमी में बदलाव हो रहा है? इसमें कथन कारण के सवाल बन सकते हैं कि भारत में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगातार घट रहा है। जब आजादी हुई थी तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान लगभग 52% के करीब था, 47 से 52%। अब ये घटते घटते क्या हो रहा है, स्थिति खराब हो रही है, कम होती जा रही, 15% हो गया। तो किसी देश में अगर ऐसी स्थिति हो रही है कि वहां प्राइमरी सेक्टर घट रहा है और टर्सरी सेक्टर बढ़ रहा है, तो क्या वो विकसित होने वाली बात है? क्या हम 2047 तक क्या हम विकसित हो पाएंगे? क्या हमारे पास नेचुरल ह्यूमन कैपिटल संसाधन सभी हो पाएंगे कि खाली कहावत है कि केवल जुमला या लॉलीपॉप है? इसी चीज को कल हम लोग डिस्कशन करेंगे तर्कों सहित तथ्यों के आधार पर, ठीक है। अगर हम नेचुरल ह्यूमन कैपिटल रिसोर्सेज में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो बिल्कुल हो जाएंगे 2047 तक विकसित देश। तो इसी पर हम लोग कल का टॉपिक होगा डिस्कशन, ठीक है। कल के जो टॉपिक होगा इसमें पूरा हम लोग की एग्जाम में आने वाले सारे प्रश्न रहेंगे। आज हमने बताया कि कोई आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था का क्लासिफिकेशन क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है, इस पे हम लोग डिस्कशन किए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इसी के आगे के क्लास में। चलिए, धन्यवाद।